तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग, जिसमें जेल विभाग के आज सहायक जेल अधीक्षक का एग्जाम था, यानी कि एमपीडीजे का आज एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ गए हैं। और ये प्रश्न आज हमें भेजे हैं भंवर लाल पंवार जी ने, जिनका सुबह वन रक्षक का एग्जाम था और शाम को इनका एमपीडीजे का एग्जाम था। सुबह भी हमने आपको बताया था कि इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे थे और इस बार भी इन्होंने लगभग 50+ प्रश्न हमारे पास भेजे हैं। तो भंवर लाल पंवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो लगातार आपको एग्जाम एनालिसिस देखते रहना है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ में अगर आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में आपको जरूर सेंड कर देना। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर लीजिए। अगर किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम या आपके मित्र का किसी का भी एग्जाम है तो इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कर देना है। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जीके, जीएस और साइंस में, उसके बाद मैथ में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में। ठीक है, सबके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए आज क्या आया था। रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया। स्टैटिक जीके के बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रामप्पा जो मंदिर है वो आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसके रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। तो रामप्पा मंदिर का दूसरा नाम क्या है, याद रखना। रुद्रेश्वर मंदिर जो है इसी को रामप्पा मंदिर कहते हैं। एक बार रामप्पा मंदिर का दूसरा नाम आपके एग्जाम में एसएससी में पूछ लिया गया था, तो आपको याद रखना रुद्रेश्वर को ही रामप्पा मंदिर कहते हैं। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है इसको 39वां स्थान दिया गया है, अभी हाल ही में शामिल किया गया 2019 में, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये तीनों फैक्ट हमने आपको बता दिया। अभी आज आपको पता है यूनेस्को से 2 प्रश्न पूछे गए हैं आगरा वाले, तो आपके आगे एग्जाम में ये रामप्पा मंदिर पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर का यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो 2019 में से यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा काम सिर्फ इतना नहीं कि एक एक प्रश्न बताएं और निकल लें। हमारा काम यह है कि आपको प्रश्न बताएंगे, प्रश्न के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और आगे इससे कौन सा प्रश्न बन सकता है ये भी बताना हमारा काम है। ठीक है ना, तो यही स्पेशलिटी है सक्सेस जंक्शन की, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अभी दिखाते हैं आपको कि कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जो कल हमने आपको प्रश्न कराए थे एग्जाम एनालिसिस में, आज वो प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है शाहरुख खान को पद्म पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो 2005 में शाहरुख खान को पद्म पुरस्कार दिया गया था। कुछ अन्य जानकारी देखिए, तो शाहरुख खान ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए उन्हें 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यामिनी कृष्णमूर्ति। आज यामिनी कृष्णमूर्ति से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में परसों ही हमने शास्त्रीय नृत्य वाली वीडियो में बताया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यकीन नहीं है तो परसों वाला वीडियो जाकर के देख लेना, जो हमने शास्त्रीय नृत्य का वीडियो बनाया था। उस वीडियो से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो वीडियो की लिंक हम आपको, जैसे ये वीडियो समाप्त होगी, इसी वीडियो के स्क्रीन पर आपको वो वीडियो की लिंक यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। यहाँ से आपके 2 नंबर जरूर क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से, क्योंकि हर शिफ्ट में अगर आप देखेंगे, हम कल से एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं और उस शास्त्रीय नृत्य वाली वीडियो से हर शिफ्ट में हमको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कल भी आपका कुचिपुड़ी वाला देखने को मिला था, आज मणिपुरी और ये यामिनी कृष्णमूर्ति, इनके 3 प्रश्न आज इस जो आपका इस शिफ्ट के 3 प्रश्न आपको इस वीडियो से ही देखने को मिल गए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, 2 दिन पहले ही हमने अपलोड किया। ठीक है, देखिए, तो चलिए यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं। तो भरतनाट्यम के अलावा जो है इनका संबंध एक आपका कुचिपुड़ी नृत्य भी करती हैं। और हमने आपको शास्त्रीय नृत्य वाली वीडियो में बताया भी था कि ये एकमात्र ऐसी नृत्यांगना है जो 2 नृत्य करती हैं, कुचिपुड़ी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, चलिए देखिए कुछ जानकारी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आगरा के किले को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को से 2 प्रश्न आ जाए हैं। सही आंसर है 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को में शामिल किया गया था। देखिए कुछ जानकारी। आगरा फोर्ट, जिसे अकबर किला के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इसे ही अकबर किला कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था व्यापम में ही कि अकबर किला के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो जो आपका आगरा फोर्ट है इसे ही अकबर किला कहते हैं। ठीक है ना, काफी खूबसूरत है। ताजमहल से इसकी दूरी जो है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर की दूरी पर यह है, ताजमहल से स्थित है। 1983 में से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था। इस भव्य किले का निर्माण 1573 में किसने करवाया था, तो मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। याद रखना, इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, शाहजहां ने नहीं करवाया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन सा पुरस्कार मिला था, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति से 2 प्रश्न आज पूछे गए। तो देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से इनको जो है सम्मानित किया गया था। तो स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? यूनेस्को से दूसरा प्रश्न, आगरा से दूसरा प्रश्न आज का। ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 1983 में ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया था। कुछ जानकारी आपको देखिए, तो ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय जो कृतियां हैं उनमें से एक है। दुनिया के 7 अजूबों में से भी एक है आपका आगरा का ताजमहल, ठीक है। चलिए, ताजमहल की फूहड़ नकल, ये प्रश्न आपका आगे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहते हैं? तो ताजमहल की फूहड़ नकल बीबी के मकबरे को कहते हैं, जो औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया था। इसे काला ताजमहल भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना, यह प्रश्न आगे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट ये करना कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ये सबसे सिंपल प्रश्न होगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आगरा का जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? सही आंसर है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में हैं और हर एक प्रश्न के बारे में हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे डिटेल से ही कवर हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर डिटेल अगर आप देख लेते हैं तो यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं अगली शिफ्ट में, ठीक है। तो भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन द्वीप समूह राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान निकोबार में है। कहां पर स्थित है? आगे प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण बटन कहां पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 1987 में डुगोंग प्रजातियों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, जो कि एक प्रकार का समुद्री स्तनपायी है। जो समुद्री गाय होती है ना, समुद्री गाय, उसे हम डुगोंग कहते हैं। तो डुगोंग संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया था साउथ बटन नेशनल पार्क का। ये प्रश्न भी पूछा गया एसएससी में कि साउथ बटन नेशनल पार्क में किसका संरक्षण किया जाता है? तो डुगोंग, जिसे समुद्री गाय कहते हैं, इसका जो संरक्षण किया जाता है। 1987 में इसको बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, आगे आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बादल सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो याद रखना, पंजाब के पूर्व सीएम थे प्रकाश सिंह बादल, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो करंट अफेयर से जो है ये प्रश्न है। देखिए, प्रकाश सिंह बादल की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक, याद रखना कौन से दल से संबंधित थे? तो शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार शाम को निधन हो गया। वे 95 साल के थे, याद रखना 95 ईयर के थे। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। याद रखना, यहां से प्रश्न बनेगा कितनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रहे हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। देखिए कब? तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भाषाओं की सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। या 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? रिपीट हुआ प्रश्न है, परसों हमने इसको कराया था, कल जो है कल वाली वीडियो में इसको कराया था और आज ये प्रश्न फिर से पूछ लिया। तो बलदेव सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक भारतीय सिख राजनीतिक नेता बलदेव सिंह 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक भारत के पहले रक्षा मंत्री रहे थे। ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं पूरा वीडियो आपको देखना है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आप बिना ऑप्शन पढ़े आंसर लगा देंगे, ठीक है। देखिए, दादरा नगर हवेली को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मिलाया गया था? तो याद रखना 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादर एवं नागर हवेली को भारत में मिलाया गया था। देखिए, तो भारतीय संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम 1961 ने दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 ने दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मेरी मेहनत पसंद आ रही है आपको, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मणिपुरी नृत्य, फिर से देखिए, शास्त्रीय नृत्य वाली वीडियो से दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने में, तीसरा यामिनी कृष्णमूर्ति से 2 प्रश्न और इस शास्त्रीय नृत्य वाली वीडियो से तीसरा प्रश्न है। मणिपुरी नृत्य का संबंध भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य से है? तो मणिपुर जो आपका नृत्य है उससे संबंधित, मणिपुर राज्य से संबंधित है मणिपुरी नृत्य, ठीक है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि वो वीडियो आप जरूर देख करके आना। जैसे ही वीडियो खत्म होगा यहीं स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए,
तो मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल यानी कि मणिपुर के नाम पर पड़ा है, ठीक है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का जो है प्रमुख प्रसंग इसमें प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रश्न आगे आपसे पक्का बनेगा, झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं? तो झावेरी बहनें जो है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में दी है, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। उस वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि कुचलपुर गांव के नाम से कौन सा नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है कुचलपुर गांव के नाम से है। तो वो प्रश्न जो है कल आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपको यकीन नहीं हो तो एक बार जाकर के जरूर देखना वो वीडियो, परसों हमने अपलोड किया है, वहां पर हमने बिल्कुल मेंशन किया कि ये प्रश्न आगे आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है ना। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य जैविक संस्थान भोपाल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए, तो राज्य जैविक विविधता बोर्ड द्वारा राज्य शासन द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया? तो 11 अप्रैल 2005 को इसका गठन किया गया था, जिसे अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2014 से वन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंध किया गया है। तो आपको इसने इतना याद रखना है, ये भोपाल में स्थित है, बाकी और जानकारी आपको इतना ध्यान नहीं रखना, ठीक है। कौन सी फसल जो है वो रोपण विधि द्वारा लगाई जाती है? तो ऑप्शन में अगर चाय दिया हुआ तो चाय इसका बिल्कुल सही आंसर है। और कौन सी फसलें हैं जो रोपण विधि द्वारा लगाई जाती हैं? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, मेड़कारी रोपकों द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का, कपास, दूसरी फसलें बोई जाती हैं। तो मक्का, कपास ऐसी फसलें हैं जिससे रोपकारी विधि द्वारा हम इसको उगाते हैं। इन मशीनों से पहले कूड़ बनाना, फिर बीज गिराना और साथ ही साथ में बीज का मिट्टी से ढकना एक बार में ही हो जाता है। ये आपका मेड़कारी रोपकों के बारे में बता दिया। चलिए फसलें देख लेते हैं। तो देखिए, ये फसलें अगर आपके ऑप्शन में होंगी तो यही आपका आंसर होंगी, चाय, गन्ना, कपास, कॉफी, काजू, रबर, केला। ये सभी की सभी जो फसलें हैं, ये जो आपकी रोपण वाली फसलें हैं, जहाँ पर आपका कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर इसकी जो है रोपाई करके जो है इसकी जो है खेती की जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चंद्र नायडू का भी हाल ही में निधन हो गया। चंद्रा नायडू जो है उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वे किस विधा से संबंधित थी? तो सही आंसर है क्रिकेट से संबंधित थी चंद्रा नायडू, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। देखिए, तो भारत में क्रिकेट की शुरुआती महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू पहली महिला कमेंटेटर थी, ये आपको याद रखना। इसीलिए ये प्रश्न करंट अफेयर का है, प्रश्न इसीलिए पूछा गया, ठीक है। 2022 या नवंबर या दिसंबर करंट अफेयर है, जब हम पटवारी का करंट अफेयर करा रहे थे तब हमने इस प्रश्न को कराया था, ठीक है ना। चलिए, वह काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। 88 वर्षीय चंद्रा नायडू देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू की बेटी थी। ये पूरी जानकारी हमने आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में दी है। जल्दी करंट अफेयर की हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। 29 या 30 तारीख को हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। मंथ वाइज जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4-5 दिन हो जाए तो एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी पर हम जो है वीडियो बना देंगे, जितने भी महीने के करंट अफेयर पूछे जा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100वां मन की बात एपिसोड कहाँ से जारी किया गया? ऑप्शन में आपका वाराणसी था, दिल्ली था। तो सही आंसर जो 100वां एपिसोड है वो हमने जब ढूंढा है तो हमको पता चला है कि वो दिल्ली से जो है प्रसारित किया गया था, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, अगर दिल्ली ऑप्शन में था तो इसका बिल्कुल सही आंसर दिल्ली ही होने वाला है, ठीक है। देखिए, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी लाखों लोगों के द्वारा इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी मन की बात का 100वां एपिसोड का सीधा प्रसारण होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क के जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, वहाँ पर भी 100वां जो एपिसोड है मोदी जी का, उसका जो है प्रसारण किया गया था। इतने जो ताकतवर हो चुका है भारत देश, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में जहाँ कितने सारे देश हैं, वहाँ पर आपका जो है भारत देश का जो 100वां एपिसोड है मोदी जी का, वो वहाँ पर प्रसारित किया गया था, ठीक है। मन की बात कार्यक्रम जो है 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित होता है। ये प्रश्न आगे आपका बनेगा, याद रखना। 11 विदेशी भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है आपका झुलसा रोग दिया हुआ था ऑप्शन में। तो आलू में जो है झुलसा रोग पाया जाता है। तो समय में मौसम में बदलाव, कोहरा, तापमान में उतार चढ़ाव के चलते किसानों के खेत में लगे आलू की फसल में झुलसा रोग के साथ साथ लाही जैसे रोग जो हैं वो लगने लगते हैं। तो लाही और झुलसा रोग, ये दोनों रोग किससे संबंधित है? ये आपका आलू से संबंधित रोग है, ठीक है। श्यानता का एसआई मात्रक आपका पूछा था साइंस में। तो श्यानता का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। श्यानता की एसआई इकाई न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होती है, ये आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 4 और 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 8 बन जाएगा और इसकी लास्ट डिजिट 8 है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 42वां कब हुआ था? 1976 में। 42वें के लास्ट में आपको 4 और 2 देखने को मिलेगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 बन जाएगा और 1976 का लास्ट डिजिट 6 होता है, ऐसे आपको याद रखना, क्योंकि इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है। और इन दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लास्ट डिजिट को जोड़ने पर 8 आएगा 1978, लास्ट डिजिट को जोड़ने पर 6 आएगा 1976, ठीक है। चलिए,
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 प्रावधान कैबिनेट की भूमिका लोगों के अधिकारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और उनकी प्रभावी आवाज निर्धारित करने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पेश किया गया था। इतना याद रखिए 1978 में जो है ये आया था। ठीक है, अगला देखिए, मूल इकाइयों की कुल संख्या कितनी है? फिजिक्स में कुल कितनी मूल इकाइयां हैं? तो कुल 7 मूल इकाइयां जो है वो फिजिक्स में होती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, पटवारी में भी पूछा गया था। देखिए तो कौन कौन सी 7 इकाइयां हैं? मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, कैंडेला है और कूलाम्ब है। एक किसकी किसकी इकाइयां हैं ये भी आपको देख लेना, यहाँ से प्रश्न पक्का बनने वाला है। ठीक है ना। और अन्य कई व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं, व्युत्पन्न इकाइयों का आपको इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो मूल इकाइयाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आगे देखिए, डेंगू को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो देखिए ऑप्शन में हड्डी तोड़ बुखार दिया गया था, तो हड्डी तोड़ बुखार जो है वो डेंगू को ही कहा जाता है। कुछ लोग बता रहे हैं इसमें ये पूछा गया था कि डेंगू किस नाम से नहीं जानते हैं, तो डेंगू के 2-3 नाम है वो आप याद रख लेंगे तो आपका जो है ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए डेंगू के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो डेंगू बुखार जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। याद रखना वायरस के कारण होने वाली ये बीमारी है। कई बार पूछा गया कि डेंगू रोग किसकी वजह से होता है, तो वायरस की वजह से डेंगू रोग होता है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मलेरिया वगैरह आपको पढ़ करके जाना, आगे एग्जाम में मलेरिया आपसे पूछा जाएगा। विश्व बैंक समूह की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। आईबीआरडी की स्थापना आपसे पूछी गई है, तो देखिए जुलाई 1944 में आईबीआरडी की स्थापना की गई थी। कुछ जानकारी देखिए, तो आईबीआरडी की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश है। याद रखना सदस्य देश पूछे जाते हैं। आज सुबह 190 सदस्य देशों वाला पूछा गया था, तो याद रखना आईबीआरडी में 189 सदस्य देश हैं। आईबीआरडी का उद्देश्य जो है वो जो आपके मतलब कि जो मध्यम वाले जो आपके देश होते हैं उनको ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 में 78 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में जो है, यूएसए में इसका वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। ठीक है। प्रमुख जो आपके प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो डेविड मालपास जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक का ये जो है एक भाग है, ये आपको याद रखना। इनके प्रेसिडेंट आपसे आगे पूछे जाएंगे, तो डेविड मालपास जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। ये डेविड मालपास वाला जो प्रश्न है ना, ये आपके पटवारी में पूछा गया था। ठीक है। चलिए हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपका प्रश्न पूछा गया था, एक यहाँ पर मुहावरा था, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ये आपका पूछा गया था। एक प्रश्न आपका अलंकार से पूछा था। काल तथा समय के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनमें कौन सा काल है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, हेतु मध्य काल है, ये आपके पूछे जा रहे हैं, इसको पढ़ करके जाना। एक प्रश्न आपका वाच्य से पूछा जा रहा है। वाच्य के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सर्च करना। वाच्य में जो है ना ट्रिक से आपको वाच्य तत्सम तद्भव कराएं। तत्सम तद्भव भी नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ दिनों बाद आपको तत्सम तद्भव देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक प्रश्न आपका समास अलंकार हमने बता दिया। एक प्रश्न आपका रस से पूछा जा रहा है और 2 प्रश्न आपके विलोम के पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आपका समानार्थी का भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है और एक प्रश्न आपका वर्णमाला से भी डेली पूछा जा रहा है। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। शब्द युग्म में, हाँ इसमें शब्द युग्म लिखना भूल गए। शब्द युग्म से भी 2-3 प्रश्न आपके शब्द युग्म के पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और जो आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से भी 1 से 2 प्रश्न शुद्ध अशुद्ध वाक्य से पूछे जा रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा पढ़ करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। बात अगर हम इंग्लिश की करें तो इंग्लिश में वही गिने चुने टॉपिक है। पीक्यूआरएस से सुबह 6 प्रश्न थे, इस टाइम 4 प्रश्न पीक्यूआरएस के थे। 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम सिनोनिम की हमने वीडियो बनाई है जो पटवारी में पूछे जा रहे हैं, सर्च कर लेना एंटोसिनो बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। एक प्रश्न इस बार पैसिव वॉइस का 1 प्रश्न पूछा गया है, सुबह 3 से 4 प्रश्न थे। नरेशन के 2 प्रश्न, सुबह आपके 4 प्रश्न थे, इस टाइम जो है 2 प्रश्न नरेशन के थे। मिस स्पेल्ड से भी 1 प्रश्न पूछा गया था और ग्रामेटिकल एरर से भी 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं मैथ्स की, मैथ्स में क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सबसे पहले 3 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिल रहे हैं, जिनमें बॉड मास से ही प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 प्रश्न मिक्सचर के, यानी कि मिक्सचर और एलिगेशन का यहाँ पर वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिश्रण से 4 प्रश्न पूछे हैं। बोट एंड स्टीम से 1 प्रश्न है। 2 प्रश्न आपके आयु वाले पूछे जा रहे हैं। आयु वाले प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और पहली बार यहाँ पर बार ग्राफ पूछा गया है। बार ग्राफ का 1 प्रश्न पूछा गया, यानी कि आगे आपको बार ग्राफ पाई चार्ट देखने को मिल सकता है। टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न आपका टाइम एंड वर्क से भी पूछा गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज की बात करें तो 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से हैं। एवरेज से 4 प्रश्न, एवरेज और मिक्सचर इन दोनों को मिलाकर के लगभग 8 प्रश्न पूछे गए हैं। तो एवरेज मिक्सचर आपको अच्छे से पढ़ करके जाना अगले 2-3 दिन में अगर आपका एग्जाम है। फिर जैसे ही पैटर्न चेंज होगा हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। एसआईसीआई का वेटेज कम हो गया, 1 प्रश्न एसआईसीआई का पूछा था। नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे थे, जिनमें से एक पूछा था कि बड़ी संख्या कौन सी है, संख्या दी हुई थी उनमें से एक बड़ी संख्या पूछी थी। ठीक है। उसके बाद रेशियो के 2 प्रश्न पूछे गए थे, ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे दे करके, फिर ए अपॉन बी का मान क्या होगा ये ऐसे करके पूछा था। सिंपल लेवल का प्रश्न था वो। ठीक है। चलिए उसके बाद ज्योमेट्री की बात करते हैं। मात्र 1 प्रश्न ज्योमेट्री का आया था, यानी कि एडवांस का केवल 1 से 2 प्रश्न एडवांस के पूछे गए। एक चॉकलेट वाला प्रश्न पूछा गया था कि गोलाकार डिब्बे में चॉकलेट रखी गई है, कितनी चॉकलेट आएंगी, और उनका कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर डायमीटर भी दिया हुआ था। ठीक है। ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। चलिए टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं कि टॉप 5 स्कोर कौन कौन है। तो देखिए 76,
74, 71, 67, 65, 64, 62 ये आज हमको यहाँ पर टॉप स्कोर देखने को मिले हैं, यानी कि पेपर का लेवल थोड़ा बहुत सिंपल यहाँ पर हुआ है, ठीक है? उसी हिसाब से कट ऑफ भी डिसाइड हो जाएगा, कट ऑफ भी हम आपको बता देंगे। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको सक्सेस जंक्शन नाम का टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। इसी लोगों के साथ में जॉइन कर लेना, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दूसरे दिन। इसके अलावा सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से हमारा एक और चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जैसे लूसेंट मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके यादव सर के क्लास नोट्स हैं वो यहाँ पर डले हुए हैं, क्लास नोट्स, ठीक है। ब्रह्मास्त्र जो फॉर्मूला बुक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और नीतू मैम की जो साइंस की बुक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारी किताबें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी पीडीएफ में, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वैसे अगर नहीं मिलता है तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। तो इस चैनल की लिंक आपको सक्सेस जंक्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना भाई, दोस्तों तक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। चलिए, लाइक जरूर करना भाई, क्योंकि रीच बहुत कम मिल रही है, अगर आप लोग कम लाइक करते तो कम रीच मिलती है, इससे थोड़ा क्या हमारा मनोबल डाउन होता है। तो लाइक जरूर कर देना है, और अगली किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर देना, जैसा कि आज इन्होंने किया, और हमको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भंवरलाल पवार जी, इन्होंने क्वेश्चन भेजे थे। और इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कर देना है, 7052547333। कृपया इस पर फ़ोन मत लगाना, क्योंकि फ़ोन इस पर लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए, जल्दी मिलते हैं कल सुबह वाली एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।